हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम साइंस के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो 17 फरवरी को आपको डायरेक्ट एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, तो आप सबको चिंता नहीं करना है कि आपको कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो आपको हम बिना समय गवाए आपको साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव एक भी वीडियो में आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे प्रश्न वैसे दिखाएंगे जो कि आपको 17 फरवरी को आपको दिख जाएगा आंसर क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप चिंता न करिए, आपको साइंस का सारा सब्जेक्ट यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो आइए समय को नज़र में रखते हुए आपको वीडियो चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या था, प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? तो आइए जल्दी इसका आंसर बताइए। प्रकाश का जो परावर्तन है वो किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रवर्तन का नियम, ऑप्शन बी अपवर्तन का नियम, ऑप्शन सी विभाजन का नियम, ऑप्शन डी प्रसरण का नियम। तो आप सभी को इसका आंसर बताना है कि प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए सब। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का जल्दी जल्दी परावर्तन का नियम। ठीक है, याद है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीएच मान 7 से कम होने पर पदार्थ होता है। यानी इसका मतलब है कि वैसा पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से क्या है, 7 से कम है, तो वह पदार्थ कैसा होता है? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन डी लवण, ऑप्शन डी क्या कहता है, जल। तो इसका आंसर देना है सभी को कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो कौन सा पदार्थ कहलाता है? तो वो अम्ल कहलाता है। क्लियर है, वो अम्ल कहलाता है। तो आइए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो आप सबने पढ़े होंगे कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है। तो ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वॉट। तो फंडामेंटल यूनिट में आपको पढ़ाया हुआ कि 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। ठीक है, तो उसमें आपको एक विद्युत धारा भी दिखा होगा। ठीक है, तो उसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? तो एम्पियर। क्या होता है? तो एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए प्रश्न नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी कांच में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी निर्वात में। तो यहाँ पे सभी आंसर दीजिएगा। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वात में। ऑप्शन डी निर्वात में। ठीक है, तो कितना होता है सभी को याद है? 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग किस में किया जाता है? एक ऑप्शन है आवर्धन के लिए, ऑप्शन बी अपसरण के लिए, ऑप्शन सी परावर्तन के लिए, ऑप्शन डी उष्मा के लिए। तो इसका आंसर सभी को देना है कि उत्तल लेंस का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है। सभी इसका आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। उत्तल लेंस का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर जल्दी दीजिए सब। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिएगा। इसका क्या आंसर होगा? बोल रहे क्वेश्चन उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए आवर्धन, ऑप्शन बी अपसरण, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी उष्मन। तो इसका आंसर सभी दीजिएगा। तो उत्तल लेंस का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवर्धन के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? इसका उपयोग किया जाएगा आवर्धन के लिए, यानी छोटा वस्तु को बड़ा करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती है? ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी निर्वात। तो ध्वनि तरंगे जो है वो किस माध्यम में नहीं चलती है? तो इसका आंसर सभी को दीजिएगा है। सबसे पहली बात क्या होता है ना, ध्वनि तरंग को चलने के लिए क्या होता है? ध्वनि तरंग को चलने के लिए सबसे नीड उसको जो होती है वह होती है माध्यम की, यानी किसी भी माध्यम की। अगर कोई भी उसको माध्यम मिल जाता है तो वो क्या होता है, अपने आराम से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है। अगर हम एक ऐसे कंडीशन उत्पन्न कर दें जहाँ पे कोई सा भी माध्यम हो ही ना, तो क्या वो ध्वनि चल पाएगी, आगे स्थानांतरित होगी, आगे के लिए स्थानांतरित होगी? अगर कोई माध्यम यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे मान के चलो कि हम वैक्यूम उत्पन्न कर दिए यानी निर्वात, तो इसको पार करके यहाँ तक जाएगी? तो इसका आंसर होगा नहीं। तो ध्वनि को चलने के लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होती है? माध्यम। तो आप सभी को 3 ऑप्शन में दिखा होगा कि यहाँ कोई ना कोई एक माध्यम है, पर ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तो निर्वात है। यहाँ मतलब यहाँ पे कोई माध्यम है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ध्वनि तरंग को चलने के लिए कौन सा माध्यम नहीं चाहिए? तो वो क्या होता है? निर्वात। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी निर्वात। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मानव शरीर में पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? इसका आंसर दीजिएगा। मानव शरीर में जो पाचन है वो मुख्य रूप से कहाँ होता है? सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है पाचन? ऑप्शन ए मुंह, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो इसका आंसर सभी को दीजिएगा कि मानव शरीर में पाचन का मुख्य रूप से कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सब दीजिएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा?
तो इसका आंसर देखिए, देखिए क्या होता है ना, तो मानव शरीर में, ये जो मानव शरीर है, ठीक है, तो मानव शरीर में मुख्य रूप से जो पाचन का जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है, वो मुख से स्टार्ट हो जाता है, मुख से पाचन स्टार्ट हो जाता है, और सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है वो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन किया जाता है, ठीक है। तो अंतिम रूप से पाचन छोटी आंत में होती है और सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी छोटी आंत। तो ये अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अगर आप सबको लगता है कि वीडियो स्पीड है तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके आंसर दे दीजिए, उसके बाद आगे वीडियो को चलाइए, ठीक है। तो सारे आंसर महत्वपूर्ण हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन को देखना अनिवार्य है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है H2SO4, H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है, यानी H2SO4 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को क्या कहते हैं, तो H2SO को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन किस में मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ हमें आंसर मिल गया है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो हमें समय, जिस समय अभी जो समय चल रहा है वो समय, हमें इस समय में क्या करनी चाहिए कि बहुत से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन देखना चाहिए। जितना अधिक क्वेश्चन जितना कम समय में देखेंगे आपको उतना ही बेनिफिट होगा आपको बोर्ड एग्जाम में, और ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिख जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक का है। तो क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा कि बिहार बोर्ड का जितना है वो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को करना है, और ये क्वेश्चन बैंक हम डेली का सीरीज में ला रहे हैं, ठीक है। तो आपको सभी प्रश्न आपको क्वेश्चन बैंक से ही दिखेगा कि कहीं ना कोई एग्जाम में किसी न किसी साल पूछा गया ये, ठीक है, और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आई नो प्रश्न कहता है कि 9 नंबर प्रश्न कहता है पौधों में भोजन बनने की जो प्रक्रिया है, पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका सभी आंसर दीजिए, पौधों में भोजन जो बनने की प्रक्रिया वो क्या कहलाता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, यहाँ पे क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लाल रक्त रंग, लाल जो है ना मतलब रक्त यानी ब्लड, ठीक है, क्या है, तो ब्लड बोल रहा है कि ब्लड का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, ब्लड लाल क्यों होता है, ठीक है। ये जो ब्लड है वो रेड क्यों होता है, इस किसका कारण होता है, सभी को पता होगा ब्लड किसके कारण लाल होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो आप देखिए ऑप्शन में कहाँ पे हीमोग्लोबिन है, समय को नज़र में रखते हुए देखिए आप हीमोग्लोबिन कहाँ है किस ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो ब्लड लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है, ब्लड लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का जो एसआई है, एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, यहाँ पे सभी को आंसर दीजिएगा। विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस, इसको आर से सूचित किया जाता है, तो इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, तो वो ओम हो जाता है, क्या हो जाएगा, ओम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन किस भाग में होता है, मानव नेत्र में प्रकाश का जो अपवर्तन है वह किस भाग में होता है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, किस भाग में होता है, मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन किस भाग में होता है। इसका आंसर सभी को दीजिएगा। ऑप्शन ए है रेटिना, ऑप्शन बी है कॉर्निया, ऑप्शन सी है पुतली, ऑप्शन डी है ऑप्टिकल नर्व, ठीक है। इसका आंसर दीजिएगा कि मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन किस भाग में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में है कॉर्निया, तो ऑप्शन नंबर बी में है कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया में क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे किस क्रिया में करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग है पौधे किस क्रिया में करते हैं। नेक्स्ट पहले वीडियो में आपको हम बताए होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग है वो पौधे किस प्रक्रिया किसके लिए करते हैं, किस लिए करते हैं, सीधी सी बात है, प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। ऑप्शन कितना है, तो ऑप्शन नंबर सी सॉरी बी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो 14 नंबर का प्रश्न कहता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटासियम, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका आंसर दीजिएगा सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है क्या, लिथियम, कहीं ऑप्शन नंबर में है सी यानी लिथियम हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो आप सबको याद होगा डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, कहीं ऑप्शन में दिखा क्या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जल्दी जल्दी बताइए कि कहीं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहीं किसी ऑप्शन में दिख रहा है। हाँ तो आप बोलेंगे अरे हाँ भाई ऑप्शन ए में देख लो यार, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड दिख रहा है। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई भाई साहब चिंता मत करना है, एग्जाम है 450 प्लस होगा, 450 प्लस होगा, और ये मेरी गारंटी है। बस आप ध्यान से सारे ऑब्जेक्टिव को एक बार एक नज़र से देख लीजिए, आगे आप हम पे छोड़ दीजिए कि आपका एग्जाम कैसे होगा और कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको चिंता नहीं करना है। तो आइए प्रश्न नंबर 16 कहता है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है, विद्युत शक्ति का जो सूत्र है वह क्या है, तो ऑप्शन ए V इंटू आई, ऑप्शन बी V अपॉन भी यानी I अपॉन भी, इसको ऐसे पढ़ते हैं I अपॉन भी, ठीक है। ऑप्शन सी कहता है V अपॉन आई, ऑप्शन डी कहता है I स्क्वायर R। तो इसका आंसर दीजिएगा विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी फास्ट बताओ यार, अब कितना बताएं, हम ही सिर्फ बताएं यार, आप सभी कमेंट करो यार, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति का एसआई क्या होगा, एसआई सूत्र, सॉरी एसआई बोल रहे हैं, विद्युत शक्ति का सूत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा V इंटू आई, कहीं आपको दिख रहा है V इंटू आई,
हाँ ऑप्शन नंबर ए। तो बोलोगे यार कि ऑप्शन नंबर ए है, तो बोलो ना यार, आप चुप रहते हो यार। आप मेरे साथ रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन कि हाँ कि यही होगा। तुक्का मार ले यार, तुक्का भी सही हो जाता है। अम्ल और क्षार का अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए है अम्ल, दूसरा है क्षार, सी है लवण और जल, और डी है गैस। तो इसका आंसर सभी को दीजिएगा, ठीक है, सभी इसका आंसर दीजिए। और यार इतना मेहनत करे तो लाइक तो कर दो यार, कोई लाइक नहीं करता है। शेयर भी कर दे यार, व्यू नहीं बढ़ रहा, नया चैनल बनाए, कुछ तो रहम कर भाई साहब, इतना तो कर ही देगा ना भाई साहब। चलो ऑप्शन सी में क्या रहा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अम्ल और जब क्षार की जो अभिक्रिया करें, अरे भाई साहब ये अम्ल है और ये क्षार है, दोनों को मिला देंगे, दोनों न्यूट्रल हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा और जल बन जाएगा, पानी बन जाएगा। खूब पियो इसको उठा के। इतना आंसर नहीं दे पाते हो यार, कैसे बच्चे हो तुमसे। चलो आए ऑप्शन नंबर 18 को, प्रश्न में क्या है? मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? मानव शरीर में श्वसन का जो मुख्य अंग है वो कौन सा है? तो सभी को आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी है गुर्दा। तो इसका आंसर सभी को दीजिएगा। मानव शरीर में जो श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? क्या आप हृदय से लेते हो सांस? हाँ या ना? ना। फेफड़ा से लेते हो क्या? हाँ सर। बोलेगा फेफड़ा से लेते हैं सर, आप फेफड़ा को आंसर लगा दो ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, चिंता नहीं करना है, मजाक से हम बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक कर देना भैया, लाइक लाइक कर दो यार। चलिए आइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो हम कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग? इसका आंसर सभी दीजिएगा, ठीक है। अब हम ही देंगे यार, छोड़ो यार, दे दो यार आंसर इसका, दे दो। कमेंट में दोगे क्या? कमेंट पे दोगे क्या इसका आंसर? कमेंट पे दोगे? बोलो बोलो बोलो। चलो छोड़ो यार, हम ही दे देते हैं। तो वाहन के साइड मिरर के रूप में, अब पता है इसका ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट प्रश्न भी आता है इसका कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम वाहन के साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? पता है ना, क्योंकि इसका जो दृष्टि क्षेत्र वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। यानी ये बहुत सा छोटे छोटे बड़े बड़े वस्तु को यह क्या करता है, तो ये छोटा छोटा में दिखा देता है। तो दृष्टि पृष्ठ इसका क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, इसलिए वाहन के साइड मिरर में इसका उपयोग करते हैं। यानी बड़ा भी वाहन को ये छोटा कर, बड़ा गाड़ी को, इतना बड़ा गाड़ी को ये छोटा सा आईना में इतना सा दिखा देगा, ठीक है, इसी के लिए करते हैं साइड मिरर के रूप में, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ओ भाई साहब, अगर इसका आंसर तुम सब नहीं दिया ना तो क्या बताऊं, क्या बोलना पड़ेगा मुझे कि पौधों में जल का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है? इसका आंसर सभी दीजिएगा भाई, सब दो सब दो सब दो। ऑप्शन ए कहता है फ्लोयम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी एपिडर्मिस। यार इतना तो पढ़ने नहीं था अपन को, डायरेक्ट मारो इसमें जाइलम, सभी आंसर तो इसका जाइलम, जो से जल जो से जाइलम, क्लियर है, जो से जल और जो से जाइलम। प्रश्न नंबर 21 कहता है 1 किलोवाट यानी 1 किलोवाट कितना वाट के बराबर होता है? 1 किलोवाट कितना वाट के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, फास्ट 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 जल्दी दो, 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? तो यार इस आंसर दे दो। तो वाट दिख रहा है ना, वाट दिख रहा है, यहाँ से भी वाट उठा लो, वाट दोनों सेम है, किलो है तो एक ग्राम में कितना, सॉरी 1 केजी में, 1 किलो में कितना होता है ग्राम? सीधी सी बात, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होगा ना, तो यहाँ पे वाट है तो कितना हो जाएगा 1000। याद कर ले यार, ऐसे ट्रिक ट्रिक से भी क्वेश्चन को हल कर लिया करो, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है धातुएं सामान्यतः कैसी होती है? धातुएं सामान्यतः कैसी होती है? तो ऑप्शन ए है भंगुर, ऑप्शन बी है चमकीली, ऑप्शन डी है सी है नाजुक, नाजुक कली, गाना सुनिए ना नाजुक वाला, ठीक है। ऑप्शन डी है वो चालक। तो इसका आंसर सभी दो कि धातुएं सामान्यतः कैसी होती है, इसका आंसर दो फास्ट। यार इसका आंसर भी नहीं दे पा रहे हो तुम, चमकीली होती है, इतना तो बोल ही दो यार, चमकीली होती है, चमकीली चमकीली चमकीली, ठीक है। अब जो वीडियो देख रहा है वो लाइक कर रहा है कि सिर्फ वीडियो देख के निकल जा रहा है? अरे भाई सब लाइक भी कर दिया करना है, गरीब घर से हैं तो लाइक कर दो यार, यही सहारा है, ठीक। तो ये नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान लगभग होता है? ऑप्शन ए 5.6, ऑप्शन बी 6.8, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.5। तो पढ़ने तरीका आंसर सभी को देना है कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? वो होता है 7.4, आंसर याद कर लीजिएगा, 7.4 होता है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्सरे किरणें और गामा किरणें। आंसर दो यार, ओजोन परत किसको अवशोषित कर लेती है? सूर्य से जाने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उसको ओजोन परत क्या करता है, छान लेती है, ठीक है। ओजोन परत क्या करती है, तो छान लेती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी को देना है कि ओजोन परत किसको छानती है? अल्ट्रावायलेट किरणें को, अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रे को, यूवी रे, यू से क्या होगा अल्ट्रा, बी से होगा वायलेट, ठीक है, सॉरी यू और भी, ठीक है, यूवी किरणें होता है, ठीक है, गलती हो गया था भाई साहब, जुबान फिसल जाता है यार, क्या करोगे। अब भी लाइक कर देना, ठीक है, लाइक करके ही जाना, ऐसे मत जाना यार। ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? इसका आंसर दोगे क्या? क्या मैं मुझे ही देना होगा? यार आप ही सब दे दो, ये जो ऊर्जा का जो SI यूनिट है, ऊर्जा का SI यूनिट क्या होता है? इसका आंसर आप सब कमेंट में करें, ठीक है। तो देखो यार क्या है ना, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है तो उसके लिए अभी आप कम समय में जितना क्वेश्चन को रिवाइज़ करोगे उसके लिए आपको उतना ही बेनिफिट होगे। सो मेरा मानना है कि आपको जितना अधिक से अधिक MCQ सारे सब्जेक्ट का लगाना चाहिए, और वो भी क्वेश्चन बैंक के साथ, ठीक है। तो हम क्वेश्चन बैंक करा रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न भी करा रहे हैं जो आपको एग्जाम में दिख जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए और लाइक करें, जिससे क्या होता है ना, आपको अगर एक चैनल से बने रहेंगे ना तो आपको सीरीज जो होता है, सीरीज यानी क्रम,
क्रमबद्ध तरीके से हर वीडियो मिलेगा, जो कि एक-एक प्रश्न है जो कि रिपीट नहीं होगा। अगर रिपीट नहीं होगी कोई प्रश्न तो आपको तो वो प्रश्न समझ में रहेगा ना कि हाँ जी, मैंने ये प्रश्न कर रखा है। अगर मैंने ये प्रश्न कर रखा है तो अगर ये कोई भी एक प्रश्न है वो अगर एग्ज़ाम में दिखेगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं। इसीलिए क्या होता है ना, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को देखनी चाहिए, जिससे आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्या हो, तो सही हो। अब अगर आप मेरे मानो तो मैंने क्या करा था ना, मैंने भी सेम प्रोसेस किया था, ठीक है? तो मेरा जो जितना 40 साइंस का है ना, 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही हुआ था। तो 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन लगाने के साथ-साथ आपको एक वीडियो देखते रहेंगे ना, एक क्रमबद्ध तरीके से, यानी एक क्वेश्चन एक वीडियो में खत्म कर लिए तो उसको दोबारा हमको नहीं देखना, क्योंकि हमें आगे वाले वीडियो को देखना है, आगे क्वेश्चन को देखना है, ताकि जो ना हम कम समय में जितना अधिक प्रश्न को देखेंगे वो उतना ही अधिक अपने लिए अच्छा होगा एग्जाम में। चाहे वो कोई सा भी प्रश्न आए तो आपको इसका आंसर आपको दिख जाएगा। और डायरेक्ट आपको हम गारंटी देते हैं कि आपको जो प्रश्न इसमें होगा सेम टू सेम ऑप्शन के साथ आपको कोई भी बिना छेड़छाड़ किए आपको वहाँ बोर्ड में दिख जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को सुनेंगे और ध्यान देंगे। अब जा ही रहे हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।